श्रीमद् भागवत महात्म्य के ज्ञान यज्ञ के अंदर आज छठे अध्याय का पारायण हम करेंगे। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ध्रुयुगं स्मरामि। छठे अध्याय के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पारायण की विधि बताई गई है, पारायण की महिमा बताई गई है। उसमें वक्ता और श्रोता के गुणधर्म बताए गए हैं, कैसा वक्ता होना चाहिए और कैसा श्रोता होना चाहिए। यह दोनों की महिमा बताई है, विधि बताई है और साथ में 3 स्थान का दर्शन बताया है कि श्रीमद् भागवत कहाँ पे किया जाए, श्रीमद् भागवत का स्थान कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत के लिए कौन से दिन से शुरू करना चाहिए और कौन से दिन पे पूर्ण करना चाहिए, कितने दिन की श्रीमद् भागवत सप्ताह होनी चाहिए, यह सब दर्शन करवाया है। और साथ में आमंत्रण पत्रिका, सभी जनों को आमंत्रण पत्रिका कैसे भेजे, ये भी श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय के अंदर बताया गया है। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताए हुए सभी मुहूर्तों के दर्शन करें। तो कहा है तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते ध्रुयुगं स्मरामि। श्रीमद् भागवत के पारायण के लिए जो विधि बताई है, वह विधि में शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, योग, मास और करण यह शुभ होना चाहिए, पंचांग शुद्धि होनी चाहिए और पंचांग शुद्धि के बाद श्रीमद् भागवत का मुहूर्त निकालना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के पारायण में 2 पक्ष में से एक पक्ष लेना चाहिए। पहले तो बताया है कि शुक्ल पक्ष में यह पारायण अति उत्तम है, फिर शुक्ल पक्ष में भी न मुहूर्त आए तो कृष्ण पक्ष में भी यह पारायण रख सकते हैं। दोनों पक्ष में एक एक पारायण कर सकते हैं। कितने दिन तक पारायण करना चाहिए, तो लिखा है इसमें 7 दिन तक पारायण होना चाहिए। 7 दिन तक पारायण सुबह से लेकर शाम तक होना चाहिए, सूर्य उदय से लेकर। देखो इसमें कथा यह बड़ी है, इसलिए 12 स्कंद में इसको विभाजित किया है। 335 अध्याय में इसका विवरण किया गया है और साथ में इसमें बहुत से अध्याय है, इसलिए यह इसे समय अनुसार थोड़ी कल्पना की है कि समय अनुसार इसे इस तरह से विराम दीजिए और यहाँ से आरंभ करिए। श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण सुबह सूर्योदय से लेकर पूरे दिन में 10.5 घंटा रोज पारायण होनी चाहिए। उसमें बताया है मध्याह्ने घटिका द्वयः, मध्याह्न में 2 घटी मानी 48 मिनट 48 मिनट तक विराम देना चाहिए, बाकी कथा आगे कंटिन्यू चालू होना चाहिए। तो ऐसे प्रतिदिन ऐसे 7 दिन तक जब सप्ताह होती है तब एक पारायण पूर्ण होता है। तो यहाँ पे सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह का नित्य अध्ययन बताया है। 7 दिन में यह इतने घंटे आप श्रवण करोगे या कथा कहोगे तो 7 दिन के अंतर्गत यह पूरी होनी है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रतिदिन ऐसे 7 दिन तक निकलना चाहिए। फिर उसमें कहा गया है असूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रवरान्वित, सूर्योदय से लेकर शाम को 10:30 घंटे तक यह कथा को सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। इसमें भी कहा गया है कि नित्य प्रातः जो कर्म है उसको जो यदि सुबह करते हैं तो उसमें वो समय बाद करें। फिर इसमें कथा में जो संकीर्तन आते हैं या फिर दृष्टांत वगैरह देते हैं वो समय को भी बाद करें। उस प्रकार यह कथा का पूर्णतः श्रवण करना चाहिए और कथा करने वाले को कथा करनी चाहिए, ऐसा नियम बताए। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कौन से मास में करनी चाहिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भाद्र मास में करनी चाहिए, आश्विन मास में करनी चाहिए, कार्तिक मास में करनी चाहिए, आषाढ़ मास में, श्रावण मास में, यह सब मास में ऐसे 6 मास बताए हैं जिसमें यह श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण अति पुण्यदायी है, लाभदायी है, श्रेयस्कारी है। यह मास में श्रीमद् भागवत की सप्ताह हर एक क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि यह तो ये भागीरथी गंगा कहा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को वांगमयी गंगा कही गई है। वह गंगा के पास जो तीर्थ है वहाँ पे हमको जाना पड़ता है, पर यह गंगा तो हमारे पास चल के आती है, इसलिए यह
भागीरथी, गंगा, कहीं भी आप कर सकते हो। पहला मुहूर्त बताया है देव तीर्थ में, जैसे कि हरिद्वार आदि क्षेत्र है जहाँ पे सब प्रकार की वासना या फिर सब प्रकार की ममता से सभी लोग मुक्त होकर कथा सुन सके, ऐसा स्थान निर्देश किया है। यदि वहाँ जाना संभव न हो तो कई अन्य तीर्थ में भी यह श्रीमद् भागवत का पारायण कर सकते हो। यदि तीर्थ में भी संभव न हो, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम अपने घर पे ही करें, घर पे भी बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो घर में भी आप व्यवस्था है तो कर सकते हो। पर इतना ध्यान रखना है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो पंडाल है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे वक्ता भी स्वस्थ पूर्ण रूप से कथा कह सके, ऐसी उसकी व्यासपीठ आदि की व्यवस्था हो, और आसपास के सभी नगरजनों या फिर आपके स्वजनों, कुटुंबी, मित्रों, यह सब आकर स्वस्थ पूर्णक एक आसन पर बैठकर कथा सुन सके, ऐसी सब व्यवस्था हो तो घर के आंगन में भी कर सकते हैं। समूह कथा भी कर सकते हैं गांव में, सभी के साथ मिलकर गांव के जो मुख्य कोई देवालय है वहाँ भी ये श्रीमद् भागवत का आयोजन कर सकते हो। ऐसी जगह विस्तार पूर्वक बताई है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे श्रोता और वक्ता दोनों को अनुरूप बने, ऐसी जगह पे श्रीमद् भागवत की सप्ताह होनी चाहिए। और आगे श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अध्याय में बताया है कि आमंत्रण पत्रिका भी होनी चाहिए। यहाँ पे दो प्रकार की आमंत्रण पत्रिका बताई, एक तो अपने परिवार, कुटुंबीजनों, मित्रजनों, स्वजनों, जिससे आप पहचान में हो, सबको भी निमंत्रण पत्रिका भेजनी चाहिए। और साथ में एक आमंत्रण पत्रिका जो जन समुदाय को संबोधित करे, ऐसी एक बनानी चाहिए जिसे जाहिर आमंत्रण कहते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का जो क्षेत्र है वो अपना एक का नहीं है या अपने परिवार का नहीं है, ये सभी लोगों का कल्याण करने वाला है। इसलिए ऐसी एक पत्रिका भी होनी चाहिए जो सभी जन समुदाय को बुलाए और आमंत्रित करे। तो यह श्रीमद् भागवत में क्या लिखना है ये भी बताया है। हे सद्भाग्यजनों, हे सत्पुरुषों, हे महापुरुषों, आप सभी को हम श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा कल्याणदायी है, सबका कल्याण करने वाले है। यह श्रीमद् भागवत देवलोक में भी अप्राप्य है, वह यह लोक में हमें प्राप्य हो रहा है। इसलिए सभी सद्भाग्यजन यहाँ पे आए और आप इस कथा का श्रवण करें। यदि आप 7 दिन कथा श्रवण करने न आ सके तो आप कृपा करके 3 दिन तक कथा श्रवण करने आए। 3 दिन में भी यदि आप कथा श्रवण न कर सके तो 1 दिन भी कथा श्रवण करने के लिए अवश्य आए और अपने आत्मा का कल्याण करे। ऐसा एक पत्रिका बनाना चाहिए जो सभी को प्राप्त होवे। तो यह था आमंत्रण पत्रिका विवरण, जगह का स्थान बताया है और साथ में शुभ मुहूर्त की भी यादी बताई है। अब आगे कहते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, यह वक्ता का भी चयन बताया है कि श्रीमद् भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए।